मैं अरुणा गोगोई। मेरी माँ गालो आदिवासी समुदाय से है और पिता असमिया है। इसी कारण दोनों समाजों की संस्कृतियों से मैं वाकिफ़ हूँ। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आयोजित इस वार्ता श्रृंखला में मैं चौथी कड़ी हूँ। आज मैं आपको जाई बोने की कथा सुनाने जा रही हूँ। जाई बोने तानी गालो आदिवासी समुदाय की एक प्रसिद्ध लोक कथा है। इसे आम कथन कहन शैली में अथवा गाकर भी सुनाया जा सकता है। यह प्रेम, बेवफाई और इंतकाम की कथा है। शारीरिक आकर्षण से उत्पन्न मानसिक संघर्ष और माता पिता तथा मनुष्य के स्वार्थ से उत्पन्न समस्याओं की कथा है। इंतकाम के कारण प्रकृति और समाज में पड़े प्रभाव का चित्रण इसमें देखने को मिलता है। इस कथा के द्वारा देख सकते हैं कि किस तरह एक व्यक्ति प्रेम के नाम पर अपराधी बन जाता है। धरती पुत्री जाई बोने बेहद खूबसूरत थी। उसकी सुंदरता के सामने संसार की किसी भी वस्तु की तुलना नहीं की जा सकती थी। उसकी चर्चे हर जगह थी। उसके कई चाहने वाले थे, जिनमें बोर टापू अर्थात जलपुत्र, मगरमच्छ और दिदुकुब अर्थात वनपुत्र एक जंगली पशु प्रमुख थे। दोनों बहुत ही तेज शिकारी थे। मछलियाँ पकड़ने में तेज बोर टापू अपने माता पिता के लिए खूब मछलियाँ ले आते और हिरन इत्यादि मारने में दिदुकुब अपने माता पिता को खूब खुश रखते। दोनों ही शक्तिशाली, सुंदर और बुद्धिमान थे। कोई भी इनकार करने के लायक नहीं थे। दोनों लड़के जाई बोने के सामने अपना अपना विवाह प्रस्ताव लेकर अलग अलग समय में जाते हैं। जाई बोने को दोनों से प्रेम हो जाता है, लेकिन विवाह तो किसी एक से ही करनी होगी। जाई बोने फैसला नहीं कर पाती है कि वो विवाह किस से करे, क्योंकि विवाह तो एक सामाजिक नियम है, उसका पालन तो करना होगा। इसलिए उसने जब ध्यान से परखा तो पाया कि बोर टापू बहुत ही अहंकारी है। वो अपने अलावा किसी को भी नहीं मानता। तब वो दिदुकुब से विवाह करने का फैसला लेती है। जाई बोने का फैसला उसकी माता कोदोक कोलोब को पसंद नहीं आता। बुढ़ापे के चलते सख्त मांस खाना मुश्किल होता है और दिदुकुब द्वारा लाए गए जंगली पशुओं के मांस माता कोदोक कोलोब नहीं खा पाती, क्योंकि वो सख्त होता है। अतः बोर टापू को जाई बोने के वर के रूप में चुनती है, क्योंकि वो मछली लाता है जिसे वो आराम से खा सकती है। माता कोदोक कोलोब एक तरह का वो कीड़ा है जो पत्तों को खाता है। ये रेंगता है और जल में भी रह सकता है। जाई बोने माता का फैसला नहीं मानती। तब बोर टापू माता कोदोक कोलोब की स्वीकृति से उसका अपहरण कर लेता है। इस तरह जाई बोने बोर टापू के साथ जल की दुनिया में चली जाती है। इस बात से अनजान दिदुकुब जब जाई के घर टोकरी भर कर जंगली जानवरों का मांस लेकर पहुंचता है तो उसे सब कुछ पता चल जाता है। वो अपनी प्रेमिका के इस धोखे से क्रोधित हो जाता है और प्रतिज्ञा लेता है कि वो उन दोनों को जान से मार डालेगा। बोर टापू और जाई बोने दोनों
खुशी खुशी अपना वैवाहिक जीवन बिता रहे होते हैं। उन्हें बिल्कुल भी ये अंदाज़ा नहीं होता है कि दीदुकुब उन दोनों से बदला लेने को व्याकुल है। वो उन दोनों को तरह तरह के जहरीले जंगली पेड़ पौधों के ज़रिए मारने की कोशिश करता है, परंतु हर बार असफल होता है। अनेक असफलताओं के बावजूद दीदुकुब हार नहीं मानता। वो सोचता है कि उसको अपनी धोखेबाज प्रेमिका और उसके पति को किसी भी हाल में मार डालना ही होगा। जंगलों में उस जहर को खोजना ही होगा जिससे ये दोनों आसानी से मर जाए। उसकी खोज जारी रहती है। इसी क्रम में उसकी मुलाकात होइन अर्थात एक जंगली बिल्ली से होती है, जो दीदुकुब को दोकामुरा अर्थात एक तरह के जहरीले पेड़ के बारे में बताता है, जिसके फल को खाने के बाद किसी का भी शरीर बहुत कमज़ोर पड़ जाता है। दीदुकुब उन पेड़ों के फलों को इकट्ठा करके उन्हें कूटने लगता है, साथ ही उस पिसे हुए जहर से संवाद करता है, उसे और अधिक जहरीले हो जाने को कहते हुए उस स्थान के जल में डाल देता है जिसके भीतर जाइबोन अपने पति के साथ रहती है। जाइबोन और बोरतापू दोनों नदी के अलग अलग किनारे में तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ देते हैं। उन्हीं के साथ जल में रहने वाले हजारों निर्दोष जीव जंतु एक साथ मर जाते हैं। इस तरह दीदुकुब का बदला पूरा होता है। दीदुकुब के बदले की आग का असर पूरे संसार पर होता है, क्योंकि उसने संतुलन के नियम को तोड़ा है। धरती की आत्मा क्रोधित हो जाती है, उसका विनाशकारी रूप प्रकट होने लगता है। इसलिए पहाड़, पेड़ पौधे, नदी नाले आदि सभी नष्ट होने लगते हैं, जिसके कारण न जाने कितने ही पशु पक्षी जीव जंतु अपनों से बिछुड़ जाते हैं। चारों ओर दुख का साया मंडराने लगता है, त्राही त्राही मच जाती है। आज भी इस पेड़ के फल का प्रयोग अरुणाचल के लोग मछली मारने के लिए करते हैं। फल को इकट्ठा करने के बाद रगड़ कर या कूट कर पानी में डाल दिया जाता है, जिसके कुछ क्षण बाद मछलियाँ तड़प तड़प कर मरने लगती है। एक तानी पूर्वज अर्थात मनुष्य उस प्रलय के समय में भी अपना अवसर ढूंढता है। ऐसी मुसीबतों के समय जंगली जानवरों का शिकार करना आसान होगा। सब जानवर अपनी गुफाओं से निकल गए होंगे, अतः उन्हें आसानी से ढूंढा जा सकता है। वो शिकार के लिए निकल जाता है। उनके कानों में एक मधुर और सुरीली आवाज़ की गूंज सुनाई पड़ती है। ये तांगतांगा अर्थात कोयल की आवाज़ थी। तानी ने तांगतांगा से कहा, प्यारे पंछी, तुम्हारी आवाज़ बहुत मधुर है, तुम्हारी थूक भी बहुत मीठी होगी। मेरी माँ कई वर्षों से बीमार है, तुम्हारी मीठी थूक को चाट लेने से वो ठीक हो जाएगी। कोयल बोली, तानी, यह कोई गीत नहीं है, मेरे हृदय की पीड़ा है। दीदुकुब के क्रोध से मचे तूफान ने मुझे मेरे बच्चों से अलग कर दिया। यह रुदन गीत है जो वियोग से उत्पन्न हुआ है। तानी के बार बार थूक मांगने पर तांगतांगा ने नेजर नामक जंगली पत्ते में थूक को देते हुए कहा, इसे घर के बागो न्योद अर्थात
सूर्योदय वाले मुख्य प्रवेश द्वार की तरफ, जहाँ गृह स्वामी विराजमान हुआ करते हैं, वहाँ बिल्कुल न ले जाए। जिज्ञासा पुत्र तानी सब जान लेना चाहता था। मन कहता था जानो, वो मन के वश में चलता था। जो कहा जाए उसके विपरीत करना ही उसको अच्छा लगता था। वो प्रवेश द्वार वाले बैठक स्थान पर ही जाकर अपनी माँ को उस थूक को दे देता है, जिसके बाद उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है। इस तरह मनुष्य के जीवन में मृत्यु प्रवेश करती है। पीड़ा के आंसू उसके आँखों से बहने लगता है। माता की मृत्यु के बाद अब शव का क्या किया जाए, इसके बारे में तानी को कुछ पता नहीं होता। ताई पाकोपालो नामक एक मक्खी द्वारा बताए अनुसार उन्होंने अपनी माँ के शव को ज़मीन में दफना दिया। यह मक्खी ज़मीन में मिट्टी के भीतर रहता है, वहीं पर अपने बच्चों को जन्म देते हैं और पालते पोसते हैं। यही वो समय था जब हमारे पूर्वजों ने शव को दफनाने की इस विधि को प्रथा के रूप में अपना लिया। शव को दफनाने के लिए खोदे गए मिट्टी से थोड़ी सी मिट्टी लेकर नेजर नामक पत्ते में बांधकर फेंक दिया जाता है, क्योंकि इसी पत्ते के कारण ही मनुष्य जाति ने अपनी अमरता गंवाई थी। यह इस बात का भी प्रतीक है कि मन के कलुषता अथवा जहर को फेंक देना चाहिए। इस कथा का निष्कर्ष इस प्रकार है। शोधात्मक दृष्टि से जब मैं कथा को देखती हूँ तो कुछ बातें सामने निकल कर आती है। प्रथम है, प्रेम स्वतंत्र और स्वतः है, किंतु विवाह सामाजिक व्यवस्था है। स्त्री पुरुष दोनों को इसका सम्मान करना चाहिए। यदि आपका प्रेमी अथवा प्रेमिका का विवाह हो गया है और आप उससे सच्चे मन से प्रेम करते हैं, तो उसकी खुशी और उसके फैसले का सम्मान करना चाहिए, न कि क्रोध में अंधे होकर निर्दोषों की जाने भी ले लो। दूसरा है, जाई बोने को किसी भी तरह से दोषी नहीं माना जा सकता। दोनों पुरुष ही दोषी है। एक ने बलात् अपहरण किया, दूसरे ने उसके साथ साथ कई लोगों की जान ले ली। दोनों ही अपने अहं में ग्रस्त है, प्रेमी कोई नहीं है। तीसरा है, गालो समाज में कई बार सामाजिक समस्याओं का कारण जाई बोने के ऊपर लगा दिया जाता है, क्योंकि उसके कारण पुरुष अपराधी बन जाता है। वो कई तरह के समस्याओं को समाज में पैदा करता है। स्त्रियों को सूखे फसलों के भूसी को जलाते समय अपना ध्यान जलते हुए भूसे पर केंद्रित होना चाहिए, नहीं तो जाई बोने की तरह वो भी विनाश को लाती है। इसका अर्थ है कि स्त्री का ध्यान मात्र एक ही पुरुष में होना चाहिए। चौथा है, समाज चाहे स्त्री के ऊपर ही सारा दोष मर दो, परंतु मेरा शोध इस कथा को लेकर जो हुआ है वो यह कहता है कि पुरुष एक से अधिक स्त्रियों से प्रेम में पड़ जाता है, तब ऐसा प्रलय क्यों नहीं आता? स्त्रियां बदला लेने के लिए निर्दोष लोगों की जान क्यों नहीं लेती? वो भी तो पुरुष के प्रेम में अपराधी हो सकती है ना। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ऐसी बात नहीं है। होता है, परंतु ये कभी कभार ही देखने को मिलता है।
जाई बोने की माता भी बराबर की दोषी है। उन्होंने पुत्री की खुशी से अधिक अपनी सुविधाओं का ध्यान रखते हुए ही दामाद का चुनाव किया, लेकिन इस पूरे प्रकरण में जाई बोने के पिता अनुपस्थित है। मुझे लगता है कि ये महीन राजनीति है स्त्रियों के खिलाफ, ताकि उन्हें पर सारा दोष मढ़ दिया जा सके। छठा पॉइंट है, स्त्री संपत्ति नहीं है कि माता पिता अपनी सुविधाओं के लिए उसको बेच दे। सातवां, प्रकृति का कानून संतुलन का है, उसकी जानकारी होनी चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। अंत में मैं आप सभी श्रोताओं को विश्व आदिवासी दिवस के लिए बधाई और शुभकामनाएं देते हुए जाजिंजा समूह को भी धन्यवाद देती हूँ। पाया लिंचा।